ठीक है, आज हम मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मंदिर स्थापत्य के बारे में चर्चा हम करेंगे। हम्म। क्लास ले लें फिर बात। तो आज मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करना है। आप लोगों ने मंदिरों के बारे में सुना होगा। तो हम हमारे जो क्या क्या चीज बात करेंगे। मंदिर क्या होते हैं, मंदिर को विभिन्न भाषाओं में क्या बोला जाता है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, मंदिर निर्माण के प्रमुख, मंदिर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा गर्भगृह, आप लोगों ने शिखर का नाम सुना होगा, है ना। ये बहुत सारे जो शब्द हैं ये मंदिरों से जुड़ते हैं। फिर शैलियां सुनी होंगी, द्राविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली स्टाइल होती हैं। और वर्तमान राम मंदिर का जो स्वरूप है उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानने की हम कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कई बार वो आपसे पूछते हैं कि मंदिर निर्माण की जो शैली है वो कब शुरू हुई। मंदिर निर्माण की शैली जो है वो कब शुरू हुई है, मंदिर मंदिर बनना शुरू कब हुए, उसके बारे में याद रखना। मंदिर बनने की प्रक्रिया जो है वो गुप्त काल में शुरू हुई है। पहली बार मंदिर कब बनाए गए हैं? गुप्ता पीरियड में पहली बार मंदिर बनाए गए हैं। तो मंदिर कब बनाए गए हैं? याद रखना, गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। किस पीरियड में? गुप्ता पीरियड में। और आपको यहाँ पे एक बात ये भी याद रखनी है कि जो मंदिर है वो तीन धर्मों में मंदिर शब्द प्रयोग किया जाता है। कितने धर्मों में? तीन। जैन धर्म में भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया जाता है, बौद्ध धर्म में भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ब्राह्मण या हिंदू या सनातन धर्म में भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आपने मंदिर निर्माण की, ये यहां पर अगर आप देखें तो तीन शैलियों के बारे में आपने सुना होगा। एक पहली शैली जो है नागर शैली बोलते हैं, नागर स्टाइल भी बोल सकते हैं। दूसरी जो है उसे द्राविड़ शैली बोलते हैं। और तीसरी जो है उसे बेसर शैली कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे बेसर शैली कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे मंदिर आर्किटेक्चर कितने प्रकार से बनाया जाता है, मंदिर को कितने प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, मंदिर तीन प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। अब आप लोगों को मुझे बताना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाल ही में जो राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है। इनमें से वो तीन में से कौन सी शैली है जिसमें हाल ही में राम मंदिर को बनाया गया है? नागर शैली, द्राविड़ शैली या बेसर शैली में से वो कौन सी शैली है जिसमें राम मंदिर को बनाया गया है? तीन शैलियां हैं। नागर शैली उत्तर भारत, द्राविड़ शैली दक्षिण भारत, और दोनों का मिक्सचर जो होता है वो बेसर शैली है। दोनों का मिक्सर क्या होता है? वो बेसर शैली में होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सतपथ, पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख कहां पे मिलता है? पहली बार जो मंदिर वर्ड है वो सतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसमें पहली बार कौन सा शब्द देखने को मिलता है? इसमें पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख मिलता है। तमिल में मंदिर को क्या कहा जाता है? कोबिल कहा जाता है। कन्नड़ में क्या कहा जाता है? देवस्थान और गुड़ी कहा जाता है। तेलुगु में क्या कहा जाता है? आलयम कहा जाता है। तमिल में कहा जाता है कोबिल, तेलुगु में कहा जाता है आलयम, और कन्नड़ में कहा जाता है देव स्थान या गुड़ी। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे मलयालम में क्या कहा जाता है, मलयालम में मंदिर को क्षेत्रम कहा जाता है। अरबी और फारसी में माबद कहा जाता है। चीनी में कहा जाता है सीमी आओ, सीमी आओ। और सिंहली जो सहेली भाषा है श्रीलंका में बोली जाती है, इसमें कहा जाता है पांसल। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है पांसल। याद रखना, जो राम मंदिर है नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली में ही बना है। राम मंदिर को नागर स्टाइल में बनाया गया है। वैसे वो बेसर के नजदीक भी है, ठीक है, लेकिन नागर शैली उसकी बोली जाती है। अभी आपने यहां पर देखा कि अलग अलग टर्म, देखो एक बार और देख लीजिए, मंदिर शब्द को अलग अलग लैंग्वेजों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तमिल में बोला जाता है कोबिल, कन्नड़ में बोला जाता है देवस्थान और गुड़ी, तेलुगु में बोला जाता है आलयम, मलयालम में बोला जाता है क्षेत्रम, अरबी फारसी में बोला जाता है माबद,
चीनी में बोला जाता है सीमी आओ, और सहेली भाषा में बोला जाता है पांसल। ये मंदिर को ही बोला जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो आपके सामने ये दो महत्वपूर्ण रूप से मंदिर की शैलियां हैं, एक है नागर शैली और एक है द्राविड़ शैली। नागर शैली जो है वो नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है। कौन सी इंडिया? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। और द्राविड़ शैली जो है वो साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट रूप से है। इनके अंतर है, चीजों में अंतर है। तो यहां पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है, यहां पर आपको दिख रहा है गर्भगृह। सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? सबसे पवित्र स्थान होता है गर्भगृह। और जो गेट होता है, उस गेट को कहा जाता है गोपुरम। जो दरवाजा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे गोपुरम कहा जाता है। इसके बारे में आपको क्या रखना है याद, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। गोपुरम होता है, अधिष्ठान होता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है, शीर्ष होता है। ठीक है, ये आपके यहां पर आपको दिख रहे हैं। अगर आप यहां पे देखें, लगभग 5 से 6 चीजें जो होती हैं वो आपको यहां पे दिख रही हैं, जिससे मंदिर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहां पे भी आपको शीर्ष दिख रहा है, शिखर दिख रहा है, गर्भगृह दिख रहा है, गोपुरम दिख रहा है, परकोटा दिख रहा है, इसके नीचे अधिष्ठान भी होता है। ये 6 या 7 या 8 चीजें जो होती हैं, ये मंदिर स्टाइल के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन अब आप लोग मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मंदिर को तमिल भाषा में क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मंदिर को तमिल भाषा में क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में मंदिर को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर आपको बताना है मोहद किस भाषा में कहा जाता है। मोहबद, मोहबद किस भाषा में मंदिर के लिए कहा जाता है? कन्नड़ में क्या कहा जाता है? कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? और क्षेत्रम का संबंध जो है वो किस भाषा से? क्षेत्रम का संबंध किस भाषा से है? ये 4 क्वेश्चंस के आपको जवाब करने हैं। ठीक है, फिर आपको बतानी है मंदिर की 3 शैलियां कौन कौन सी हैं। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां कौन कौन सी हैं, 3 स्टाइल कौन कौन सी हैं, वो भी बताना है। बढ़िया बढ़िया जवाब कर रहे हैं। मेघा ने जवाब किया है, संजना ने भी जवाब किया है, बढ़िया। तमिल भाषा में मंदिर को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बढ़िया, रुचि ने भी कमेंट किया है, बढ़िया बढ़िया। तमिल भाषा में मंदिर को कहा जाता है कोबिल। क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में मंदिर को कहा जाता है कोबिल। मुबद शब्द जो है, ये अरबी फारसी में, मंदिर को अरबी फारसी में मुबद बोला जाता है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में क्या बोला जाता है? कन्नड़ भाषा में बोला जाता है यहां पे देव स्थान। क्या बोला जाता है? देव स्थान बोला जाता है। और गुड़ी भी बोल देते हैं। और क्षेत्रम किस में बोला जाता है? क्षेत्रम बोला जाता है मलयालम भाषा में। क्षेत्रम किस में बोला जाता है? मलयालम भाषा में बोला जाता है। तो अगर इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में याद रखोगे तो एक आपको आइडिया है, बढ़िया। मंदिर को बनाने की 3 प्रकार की स्टाइल्स हैं, 3 प्रकार की शैलियां हैं। और वो कौन कौन सी 3 शैलियां हैं? एक है नागर शैली, एक है द्राविड़ शैली, और एक है बेसर शैली। ठीक है, अब यहां पर एक मंदिर के अंदर प्रमुख रूप से जो भाग होते हैं, उन भागों की चर्चा करते हैं। देखो, मंदिर का जो आधार होता है उसे कहा जाता है अधिष्ठान। मंदिर जिस चबूतरे पे बनाया जाता है उसे कहा जाता है अधिष्ठान। मंदिर जिस आधार पे बनाया जाता है उसे कहा जाता है अधिष्ठान। ठीक है, अधिष्ठान के चारों तरफ एक बनाई जाती है बाउंड्री, जिसे अपन कहते हैं परकोटा। जो बाउंड्री जो होती है मंदिर को जो कवर करे रहती है उसे कहा जाता है परकोटा। ठीक है, फिर मंदिर का सबसे पवित्र स्थान जहां पर भगवान बैठे होते हैं उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह। उस जगह को क्या कहा जाता है? गर्भगृह। फिर गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है शिखर। गर्भगृह के ऊपर क्या बनाया जाता है? शिखर बनाया जाता है। और शिखर के ऊपर होता है शीर्ष। शिखर के ऊपर क्या होता है? शीर्ष। और परकोटा में लगाया जाता है एक दरवाजा, बड़ा सा गेट, उसे कहा जाता है गोपुरम।
ये मंदिर की प्रमुख, मंदिर आर्किटेक्चर में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। जो बेस बनाया गया है उसे अधिष्ठान कहा जाता है, जो बाउंड्री बनाई गई है उसे परकोटा कहा जाता है, जो गेट लगाया गया है, जो भव्य गेट होता है, उसे गोपुरम कहा जाता है। और द्राविड़ शैलियों में मंदिर से बड़े गोपुरम होते हैं। द्राविड़ शैली के जो मंदिर बनते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोपुरम। द्राविड़ शैली में गोपुरम का बहुत ज्यादा महत्व है। नागर शैली में गोपुरम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब आपको याद रखना है, देखो अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? आधार। तो आधार तो दोनों मंदिरों में बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन परकोटा के बारे में अगर हम यहां पे देखें, हम यहां पे लिख लें नागर शैली और यहां पे लिख लें द्राविड़ शैली, इनमें अंतर होता है। अंतर होता है परकोटा। परकोटा यहां पे आवश्यक नहीं है। यहां पर क्या है? परकोटा हो, बाउंड्री हो या नहीं हो, यह आवश्यक नहीं है। यहां पर जरूर होती है, आवश्यक नहीं। नागर शैली में परकोटा और गोपुरम की उतनी ज्यादा मान्यता नहीं है, लेकिन यहां पे तो अत्यंत जरूरी होता है। परकोटा और गोपुरम बनाया ही जाता है। साउथ में जितने भी मंदिर होते हैं वहां पे आपको परकोटा देखने को मिलता है। परकोटा का मतलब होता है बाउंड्री वॉल। गर्भगृह, देखो यहां पर नागर शैली में गर्भगृह बनाया जाता है वर्गाकार। नागर शैली का जो गर्भगृह है वो कैसा बनाया जाता है? वर्गाकार बनाया जाता है, स्क्वायर शेप का बनाया जाता है। जबकि द्राविड़ शैली में कैसा बनाया जाता है? आयताकार बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? आयताकार बनाया जाता है। यहाँ का जो नागर शैली का जो शिखर होता है वो रेखीय होता है, लीनियर होता है। यहां पर होता है पिरामिड नुमा। द्राविड़ शैली का शिखर कैसा होता है? पिरामिड नुमा होता है। कैसे होता है? पिरामिड नुमा होता है। एक के ऊपर एक संरचना बनती जाती है और ऊंचाई उसकी बढ़ती जाती है। यहां पर जो शीर्ष होता है, यहां पर शीर्ष में रखा जाता है आमलक। नागर शैली में क्या रखते हैं? आमलक। जबकि द्राविड़ शैली में रखा जाता है स्तूपिका को। द्राविड़ शैली में किसको रखा जाता है शीर्ष पर? स्तूपक। गोपुरम नागर शैली में जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे भव्य और बड़े गोपुरम बनाए जाते हैं द्राविड़ शैली में। अब ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई बोले नागर शैली में परकोटा आवश्यक है, नहीं है, गोपुरम आवश्यक है, नहीं है, लेकिन द्राविड़ शैली के मंदिरों की पहचान ही होती है कि उनमें बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है पूरे मंदिरों को कवर करके, और एक भव्य गेट लगाया जाता है। उस भव्य गेट को कहा जाता है गोपुरम। जो नागर शैली के जो गर्भगृह होते हैं उनका आकार वर्गाकार होता है, और जो द्राविड़ शैली के गर्भगृह होते हैं उनका होता है आयताकार। रेखीय शिखर बनाए जाते हैं नागर शैली में, पिरामिड नुमा शिखर बनाए जाते हैं द्राविड़ शैली में, ठीक है। और शीर्ष पे आमलक होता है नागर शैली में, और द्राविड़ शैली में होता है स्तूपिका। इसको आप यहां पर देखिए। आप इस फोटो में अब जो आपको बताए गए हैं फीचर्स, आप इस फोटो में देखने की कोशिश करिए। देखिए नागर शैली में आपको दो चीजें नहीं दिख रही हैं। नागर शैली में आपको एक छोटा सा गोपुरम दरवाजा तो दिख रहा है, लेकिन परकोटा और बड़ा गोपुरम यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ का गर्भगृह कैसा है? नागर शैली का गर्भगृह कैसा होता है? वर्गाकार। नागर शैली का शिखर कैसा होता है? रेखीय, एक रेखा में बनता है। शीर्ष पर क्या होता है? आमलक या कलश होता है, ठीक है। और यहाँ पर भव्य गोपुरम होता है। द्रविड़ शैली में सबसे बड़ी भव्यता जो है वो गोपुरम की ही है। मंदिर से बड़े होते हैं गोपुरम। अगर आपने साउथ की मूवीज देखी हो तो उसमें जो आपको पहला सीन दिखाया जाता है वो एक्चुअली में गोपुरम का दिखाया जाता है। हमें लगता है कि वो मंदिर है। फिर चारों तरफ जो दीवार होती है उसे परकोटा कहते हैं। द्राविड़ शैली का गर्भगृह कैसा होता है? आयताकार होता है। शिखर कैसा होता है? पिरामिड नुमा। आप देखिए इससे ऊंचाई बढ़ जाती है। अगर पिरामिड नुमा शिखर बनाया जाता है इससे ऊंचाई बढ़ जाती है। शीर्ष पे क्या होती है? शीर्ष पे होती है स्तूपिका। शीर्ष पे क्या होती है? स्तूपिका होती है। अगर आप चीजें समझ पाए हो, अगर आप चीजें समझ पाए हो तो आपको यहां पर और अच्छे से रीड कर लो। लेकिन आप लोगों को यहां पर देखें तीन प्रकार की शैलियां हैं। आप कहोगे सर दूसरी शैली तो, आप दो शैलियां तो बता दें, तीसरी क्या है? जिसमें दोनों का मिक्सचर पाया जाए, जिसमें दोनों का मिक्सचर पाया जाए।
मतलब कि गर्भगृह बना दिया जाए आयताकार और शिखर रख दिया जाए रेखीय, है ना, और यहाँ पे गोपुरम भी लगा दिया जाए, परकोटा ना बनाया जाए, दोनों की चीजें मिक्स कर दोगे, उसे कहा जाता है बेसर शैली। उसे क्या कहा जाता है? बेसर शैली। आपने जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसका नाम सुना होगा, वो बेसर शैली में बना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? खजुराहो के मंदिर बने हैं नागर शैली में। लेकिन जो तंजौर का बृहदेश्वर का मंदिर बना है वो किसमें बना है? द्रविड़ शैली। लेकिन जो हम्पी है वो किस में बना है? बेसर शैली में बना है। अगर आपसे कोई बोले नागर शैली के मंदिरों का उदाहरण, आपको खजुराहो जाना पड़ेगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? द्राविड़ शैली में। कर्नाटक का हम्पी किस में बना है? बेसर शैली में। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, हम्पी किस नोट पर है? आपको कमेंट करके बताना है, किस भारतीय नोट पर हम्पी आपको देखने को मिलता है? कमेंट करके बताइए। हम्पी 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 200 रुपए के नोट पे सांची है। हम्पी बताना है, हम्पी। 200 रुपए के नोट पर सांची है। हम्पी है 50 रुपए के नोट। कितने रुपए के नोट पे? हम्पी जो है वो 50 रुपए के नोट पे है। नागर शैली उत्तर भारत में कौन सी शैली है? नागर शैली। हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक कौन सी शैली है? नागर शैली। संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक विशाल चबूतरे पे किया जाता है, शिखर घुमावदार गुम्मद के साथ होता है, गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। अगर आपको कभी ये पता करना पड़े कि भगवान कहाँ बैठे हैं, तो जिस मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा होगा वही वहां उसके जस्ट नीचे गर्भगृह होगा। अगर आप कभी महाकाल मंदिर गए हैं तो महाकाल मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसी के नीचे आपको महाकाल देखने को मिलते हैं। तो गर्भगृह जो बनता है उसके ऊपर सबसे ऊंचा शिखर बनाया जाता है, याद रखना, नागर शैली में। आपने अगर राम मंदिर की तस्वीरें देखी हो तो राम मंदिर में कई शिखर बनेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा शिखर है ना उसके नीचे ही आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, वहीं पे वो गर्भगृह में विराजमान होंगे। ठीक है। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक नागर शैली, रेखीय शिखर नागर शैली, अधिष्ठान के साथ बना है नागर शैली, शीर्ष पर आमलक लगा है नागर शैली, खजुराहो के मंदिर बने हैं नागर शैली में, और वर्तमान का जो राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया है वो भी नागर शैली से प्रभावित है। द्राविड़ शैली देखो, नागर शैली में खजुराहो शैली, पाल शैली, है ना, इनकी बात आती है। पंचायतन शैली जो है वो नागर शैली से ही जुड़ती है। 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य मंदिर होता है, 4 अन्य मंदिर होते हैं, इन्हें पंचायतन शैली कहा जाता है। इनका संबंध नागर शैली से है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, आपसे अगर कोई पूछे कि मंदिर के फीचर्स बताइए, जल्दी से आप लोग 4 फीचर्स कमेंट करके बताइए जो मंदिर में होते हैं। मंदिर के 4 कौन कौन से फीचर्स होते हैं? मैंने आपको 5 या 6 बताए हैं, आपको 4 कमेंट करके बताना है। मंदिर में 4 कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपको कमेंट करके बताना है। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि द्राविड़ शैली में कैसा होता है और नागर शैली में कैसा होता है, चॉइस आपकी है। देखते हैं। देखो ये आर्किटेक्चर ना, ये एंशियंट टेम्पल्स में आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। अभी तो सब मिक्स हो गया है, अभी तो आसानी से पता ही नहीं किया जा सकता कि नागर शैली है कि द्राविड़ शैली है कि बेसर शैली। मंदिर के 4 फीचर्स आपको कमेंट करके बताने हैं कि मंदिर में क्या क्या होता है। बढ़िया। मंदिर में आधार होता है, मंदिर में गोपुरम होता है, मंदिर में गर्भगृह होता है, मंदिर में परकोटा होता है, मंदिर में शिखर होता है। ठीक है। और जो आधार होता है उसे अधिष्ठान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिष्ठान होता है। और एक और चीज है, वो वहां पे अपन कह सकते हैं शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष होता है। जो द्राविड़ शैली में होता है स्तूपिका, और नागर शैली में होता है, बढ़िया मेघा, रुचि बढ़िया जवाब कर रही है, गर्भगृह गोपुरम शिखर अधिष्ठान। ठीक है। यही चीज आपको याद रखनी। अक्सर
देखो, हम अपने चीजों को हमें इतना जानना है कि उसमें होता क्या है। गर्भगृह भी होता है, बढ़िया, शिखर, गर्भगृह, गोपुरम, परकोटा, बढ़िया, यही चीज। अब यहाँ पे देखें, द्राविड़ शैली कहाँ पर फेमस है। द्राविड़ शैली जो है वो साउथ इंडिया में फेमस है। मंदिर का आधार वर्गाकार होता है। मंदिर का आधार क्या होता है, वर्गाकार। लेकिन गर्भगृह कैसा बनाया जाता है, आयताकार बनाया जाता है। इसमें जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, द्रविड़ शैली का मुख्य प्रांगण का जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्री गेट, उसे गोपुरम कहा जाता है। और तमिलनाडु में आमतौर विमान कहा जाता था। तमिलनाडु में मंदिरों को क्या कहा जाता था, विमान कहा जाता था। और इनका जो गुम्मद है, इनका जो शिखर है, वो सीढ़ी नुमा पिरामिड की तरह बनाया जाता था। पल्लव, चोल, चालुक्य और पांडक शासकों ने द्राविड़ शैली को हेल्प किया है। आपसे पूछा जाएगा कि चंदेल शासकों ने कौन से मंदिर बनाए हैं, तो नागर शैली के मंदिर बनाए हैं। जबकि पल्लव, चोल और चालुक्य और पांड्या ने कौन से बनाए हैं, द्राविड़ शैली के बनाए हैं। गोपुरम किसकी विशेषता है, गोपुरम द्राविड़ शैली की विशेषता है। साउथ इंडिया में कौन सी मंदिर आधार स्थापत्य पाई जाती है, साउथ इंडिया में द्राविड़ स्टाइल पाई जाती है। बेसर जो है ये दोनों का मिक्स है। अगर नागर शैली के फीचर्स और नागर शैली और द्राविड़ शैली के फीचरों को मिक्स कर दिए जाए, नागर के भी फीचर मिला दिए जाएं, द्राविड़ के भी फीचर मिला दिए जाएं, तो बन जाएगा कर्नाटक का हम्पी, कर्नाटक का हम्पी मंदिर। और ये बन जाएगा बेसर शैली में। ठीक है, तो दोनों का मिक्स जो होता है वो बेसर शैली होता है। इसके बारे में आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब देखिए, राम मंदिर जो है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्ति प्रभु श्री राम की वहां पे लगाई गई है 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर, हम अयोध्या वाले राम मंदिर की बात कर रहे हैं। और ये इसके वास्तुकार का नाम याद रखना। जो मंदिर को जो डिजाइन किया है, आर्किटेक्ट का जो नाम है, सोमपुरा परिवार के 3 लोग हैं। राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया है, राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार है। ये वही परिवार है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी क्या किया था, डिजाइन किया था। ये पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, मंदिर के वास्तुकार रहे हैं, सोमपुरा परिवार। तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, प्राण प्रतिष्ठा की गई है 22 जनवरी 2024 को, उसको जो वास्तु जो है, उसकी जो डिजाइन जो तैयार की है, वो तैयार की है सोमपुरा परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। मंदिर किस शैली में बना है, मंदिर बना है नागर शैली में। मंदिर में बहुत सारे फीचर शामिल हैं। और वो फीचर कौन कौन से हैं, बनने में देखो लगभग 85,000 वर्ग फुट में बना है। एक साथ 50,000 लोग पूजा कर सकेंगे। मंदिर में 3 तल होंगे। मंदिर में कितने तल होंगे, 3 तल होंगे। एक प्रकार से 3 तल होंगे, एक प्रकार से 3 तल बनाए जाएंगे। मंदिर में 106 खंबे है ना, और कुल तल, एक एक तल प्रति 106 खंबे लगाए जाएंगे। हर खंबे पर 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी। देखो, इसमें सबसे गजब की जो बात है ना, राम मंदिर में कहीं से भी सीमेंट और गारे का प्रयोग नहीं किया गया। राम मंदिर जो है, इतने व्यवस्थित तरीके से राम मंदिर बनाया जा रहा है कि सारा का सारा खेल उसमें पत्थर से ही हो रहा है। पत्थरों को इतने व्यवस्थित तरीके से डिजाइन किया गया है कि पत्थर आपस में सेट हो सके। राम मंदिर में कुल कितने गुम्मद बनाए जाएंगे, राम मंदिर में कुल 5 गुम्मद बनाए जाएंगे। राम मंदिर में कौन कौन से द्वार होंगे, सह द्वार, निरत्त मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह। मतलब क्या क्या चीजें होंगी, सह द्वार, निरत्त मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह, आरती स्थल, सीता रसोई, है ना, प्रार्थना मंडल, परिक्रमा मार्ग, शेष अवतार मंदिर, रामकथा कुंज पार्क, गौशाला, धर्मशाला, नक्षत्र वाटिका। ये पूरा जो है, ये कंप्लीट रूप से राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि मंदिर वाला जो राम मंदिर बना है, वो इसमें आएगा। याद रखना, जो अलग अलग जो, जब आप किसी भी मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो बाहर आपको एक कमरा सा मिलता है, आप कह सकते हैं एक हॉल सा मिलता है, उसे मंडप कहा जाता है। जो जो गर्भगृह के बाहर वाला जो स्थान होता है, जहां पर भक्त अक्सर खड़े होते हैं, उस जगह को मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। और अंदर भगवान गर्भगृह में होते हैं, जिसका ऊंचा सबसे जो सबसे ऊंचा गुंबद होता है, जो सबसे ऊंचा शिखर होता है, उसी के नीचे मुख्य भगवान बैठे होते हैं।
उसी के नीचे क्या होते हैं, मुख्य भगवान बैठे होते हैं। राम मंदिर में कौन कौन से मंडप बनाए जा रहे हैं? राम मंदिर में नृत्य मंडप बनाया जा रहा है, रंग मंडप बनाया जा रहा है, प्रार्थना मंडप बनाया जा रहा है, ठीक है। सीता रसोई भी बनाई जा रही है, सहद्वार। टोटल कितने गुम्बद है? 5 गुम्बद है। कितने तल का होगा? 3 तल का होगा। एक साथ कितने लोग पूजा कर सकते हैं? 50,000 लोग पूजा कर सकते हैं। और राम मंदिर की डिजाइन किसने तैयार की है? सोमपुरा परिवार के चंद्रकांत सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। राम मंदिर जो है अयोध्या का, वो किस शैली में बना है? वो नागर शैली में बना है। किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आज है ना मंदिर स्थापत्य के बारे में इतना ही। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक करके आप लोग माइक चालू करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछे रुचि? हाँ सर। आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मंदिर की कितनी शैलियां होती हैं। सर मंदिर की 3 शैलियाँ होती हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। मंदिर को मलयालम भाषा में क्या बोला जाता है? सर मलयालम में मंदिर को बोला जाता है क्षेत्रम। और तमिल भाषा में? तमिल में कोविल। नागर शैली का एक मंदिर का उदाहरण बताना है। नागर शैली के मंदिर का उदाहरण सर खजुराहो। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। दूसरे जन माइक चालू। जल्दी कह रहे हैं। यस सर। हाँ, आपको बताना है, 4 फीचर्स बताने हैं मंदिर के, जो फीचर्स होते हैं ना वो। सर गर्भगृह होता है, अधिष्ठान, हम्म। परकोटा, शिखर और शीर्ष। आपको ये बताना है कि द्रविड़ शैली का गर्भगृह कैसा होता है? सर द्रविड़ शैली का आयताकार। और उसमें जो शीर्ष पे क्या लगाया जाता है द्रविड़ शैली में? शीर्ष पर सर स्तूपिका लगाई जाती है। और नागर शैली में? उसमें कलश लगाया जाता है सर। ठीक है, बढ़िया, लॉक कर ले भाई। अगले व्यक्ति, जल्दी से जो लोग बचे हैं, जल्दी माइक चालू करें, फिर मुझे पनवेल भी जाना है। हाँ। यस सर। हाँ, इस बार ये आपको बताना है कि नागर शैली जो है उसमें कौन सी 2 चीजें नहीं होती हैं जो द्रविड़ शैली में होती हैं, जरूरी नहीं है। सर परकोटा हम्म, और गोपुरम। गोपुरम। हाँ, आपको एक एग्जाम्पल बताना है द्रविड़ शैली के मंदिर का। अ, सर परकोटा जो होता है वो अत्यंत जरूरी होता है हम्म। द्रविड़ शैली में। नहीं नहीं, और शिखर जो होता है द्रविड़ वो शैली के मंदिर का नाम, मतलब अपन ने जो पढ़ा था ना, कोई ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हो। अपन ने एक तंजौर के सर मंदिर का नाम नहीं। पढ़ा था, हाँ। है ना। साउथ के कोई मंदिर का नाम याद है आप? आपने कभी मीनाक्षी मंदिर का नाम सुना? यस सर। हाँ, तो वो मीनाक्षी मंदिर है जो मदुरई का है ना, वो द्रविड़ शैली में बना है। तंजौर का जो बृहदेश्वर का मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना है। ओके सर। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो बाकी लोग तो शायद आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। वेदिका, आप जवाब देना चाहेंगे? वेदिका, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी सर। आपको बताना है द्रविड़ शैली के 3 फीचर। द्राविड़ शैली में एक तो गोपुरम बड़ा होता है हम्म। और परकोटा भी होता है हम्म। और आयताकार होता है इसका वो बस द्रविड़ शैली के मंदिर का दो। एग्जाम्पल द्राविड़ शैली के बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ पे है?
कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोग। हाँ बोलें बोलें, आप फिर से कनेक्ट हो गए हैं। हेलो हेलो, माइक चेक। जी सर। तंजौर में है उत्तर मंदिर। है। जी सर। राम मंदिर को जो ने डिजाइन किया है उनका नाम क्या है, किसी एक का नाम बताना है। चंद्रकांत सोम। हम्म। चंद्रकांत। चंद्रकांत सोमपुरा। हाँ हाँ, बढ़िया है। सोमपुरा। बढ़िया बढ़िया। ठीक है। प्राची, आप जुड़ने में थोड़ी सा लेट हो गए हैं। हाँ, ठीक है। तो आपको, मतलब आप अगर 5:30 बजे जुड़ते ना तो आप ये मंदिर के बारे में पढ़ लेते कल से, है ना, ग्रुप में जब मैसेज आए तो जुड़ जाए। क्लास तो 6 बजे से होती है ना? तो 6 बजे से होती है, लेकिन कभी कभी मैं जैसे काम रहता ना तो 5:30 पे भी कर लेते। ठीक है। ठीक है, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, तो ठीक है। मिलते हैं आपसे कल। ठीक है। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ध्यान रखें।